सारनाथ में बाहर के बहुत सारे बुद्ध विहार हैं, लगभग 22 देशों के बुद्ध विहार हैं, लेकिन भारत के लोगों का नहीं था। इसलिए जब हम कभी सारनाथ आते थे तो उनके रहने का भी एक बड़ी समस्या थी कि हम कहाँ जाकर रहेंगे, किससे मिलेंगे। इस सेंटर बन जाने के बाद वो भी समस्या खत्म हो गई है और भारतीय लोगों का एक बड़ा सेंटर तो है ये सारनाथ का। अब हमारा सपना है कि उसी 27 एकड़ में हम लोग यूनिवर्सिटी का कार्य प्रारंभ करेंगे। जो बाबा साहब ने हमें कहा था कि बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी के लिए उसको बनाएंगे, तो आजकल मैं उसी दिशा में लगा हुआ हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। यह वाराणसी में है हम, और हमारे पीछे जो आप इमारत देख रहे हैं वह है धम्म शिक्षण केंद्र, जो कि वाराणसी में सारनाथ के बिल्कुल पास है। धम्म शिक्षण केंद्र की एक कहानी है, एक इसका उद्देश्य है, और इस कहानी को गढ़ने वाले और इस उद्देश्य को पूरा करने वाले जो चेयरमैन हैं धम्म शिक्षण केंद्र के, भंते चंदिमा जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत। नमो बुद्धाय, जय भीम। अशोक जी, आपका और आपकी पूरे टीम को, आपके सारे दर्शकों को मैं इस सारनाथ की दर्जे से मंगल कामना ज्ञापित करता हूँ, सबका आभार ज्ञापित करता हूँ। मैं बता दूं दर्शकों को बातचीत शुरू करने के पहले कि जब इसकी पहली ईंट पड़ी थी तकरीबन 8 साल पहले, तो मैं यहाँ आया था, आया था और मैंने इस इमारत को फिर आज देख रहा हूँ। और एक जो जर्नी है बीते 8 सालों की, जिसमें 2 साल कोविड का साल था जिसमें काम नहीं हो पाया, 6 सालों में जो ये शानदार एक शिक्षण केंद्र बन पड़ा है और जो इसका उद्देश्य जो शुरू हो चुका है, वो अपने आप में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के लिए और अम्बेडकरवाद के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है, और इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। नहीं, वो पूरा बौद्ध समाज और पूरा हमारा जो अम्बेडकरवादी परिवार है वो बधाई का पात्र है। मैं तो एक माध्यम रहा, लोगों से मैंने सहयोग मांगा और उनसे सहयोग प्राप्त होकर के मैंने इसको पूरा कर लिया। तो कहानी क्या है इसकी, कब शुरू हुई, आपने कब सोचा कि इसको करना है, और आपके मन में क्या था? अशोक जी, मैं लखनऊ में चेयरमैन था इधर चलते चलते बात अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान का, और हमारे कुछ सहयोगी थे, उपासक लोग थे, कुछ हमारे समाज सेवी थे, अपने सामाजिक चिंतक लोग थे, साहित्यकार लोग थे। उन सबसे मुलाकात होती रहती थी, सबसे बातचीत होती रहती थी। ऐसे हम लोग बैठे थे तो आनंद श्री कृष्णा सर लखनऊ पे आए हुए थे जी। और सर ने कहा एक बार कि भंते जी, ये तो सरकारी संस्थान है जी, आज नहीं तो कल तो यहाँ से जाना हो सकता है, उसके बाद क्या प्लानिंग है? मैंने कहा सर, अभी तो कोई प्लानिंग है नहीं, भविष्य में सोचा जा सकता है। तो कह रहे कि थोड़ा सोचना चाहिए। फिर हम लोगों ने सोचना शुरू किया, और सोचने के बाद मैंने नालंदा में पढ़ाई की थी, तो मेरे सामने एक महाविहार का एक कह सकते हैं चित्र था, और मुझे लगा था कि पहले भी हम लोग कुशीनगर में पढ़ते थे, वहाँ से इंटरमीडिएट किया था। उसी समय से लगता था कि बनाऊंगा अगर कोई सेंटर तो उसको शिक्षा का केंद्र बनाऊंगा। हम लोगों ने जब सारनाथ में ये ज़मीन देखी, और उस समय हमको सरकार में रह करके जो तनख्वाह मिला था, कुछ वेतन भत्ते थे, वो सबको इकट्ठा करके हम लोगों ने ज़मीन खरीदी। कब तक थे आप केंद्र संस्थान में? मैं 2010 से लेकर के 2012 तक तो मैं चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, स्टेट मिनिस्टर का माननीय बहन जी ने दर्जा दिया हुआ था, और उसके बाद भी मैं 4 साल तक चेयरमैन रहा हूँ। तो वो था कि इस सेंटर को बनाना है और एकेडमिक सेंटर बनाना है। तो आनंद श्री कृष्णा सर जो जाने माने बहुत चिंतक हैं, लेखक हैं, उनसे चर्चा हुई, उसके बाद आप लोगों ने शुरू किया? हाँ, सर ने ही एक दिमाग में बैठा दिया कि इसके बाद क्या करना है। तो मैंने सर से बोला कि सर, मंदिर मस्जिद तो नहीं बनाना है। सही बात है। और हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तो जब भी बनाएंगे तो महाविहार बनाएंगे, और उसमें देश विदेश के जो बौद्ध धर्म से प्रभावित लोग हैं वो आकर के अध्ययन करेंगे, ध्यान साधना करेंगे। तो फिर हम लोगों ने फिर इस सेंटर को खड़ा कर लिया, और
बुद्ध पूर्णिमा पे मैंने सर से आग्रह किया हुआ, अभी सर आए थे। मैंने कहा कि सर अगर संभव हो तो बुद्ध पूर्णिमा को आप सारनाथ दोबारा आएँ और सेंटर का उद्घाटन करेंगे। अच्छा, अभी इसका विधिवत उद्घाटन नहीं हुआ है। सेंटर का उद्घाटन नहीं हुआ था, और जब पहली बार हम लोगों ने यहाँ टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाया था तो सर के ही हाथों से हम लोगों ने इसका प्रथम ईंट रखवाई हुई थी। तो सर भी अभी आए थे कई सालों के बाद, और उनको भी देख करके अच्छा लगा कि हमने जिस सेंटर के लिए पहले नींव रखी थी, पहले ईंट रखा था और आज सेंटर बन करके तैयार हुआ। मैंने सर से कहा कि आपने पहले ईंट भी रखा था और इसका उद्घाटन भी करिए। सही बात है। तो ये कितने क्षेत्र में है ये और क्या क्या बना है, आप हमें दिखाएंगे? पहले हम लोगों ने 10,000 स्क्वायर फीट ज़मीन खरीदी थी। अच्छा। उसमें से 6,000 स्क्वायर फीट ज़मीन पे हम लोगों ने स्ट्रक्चर तैयार किया है और नीचे बेसमेंट बनाए हैं। अभी बेसमेंट को हम यूज कर रहे हैं किचन के रूप में, डाइनिंग हॉल के रूप में, और उसमें कुछ कमरे हैं। तो हम लोग देखें उसको कैसे है जी। और उसके बाद में फिर बाद में हम लोगों ने इधर सामने 2,000 स्क्वायर फीट जमीन और ली। अच्छा। अभी बनते लोग यहाँ अच्छा। पूजा की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा। और ये जो बोध वृक्ष है बहुत स्पेशल बोध वृक्ष है, ये बुद्ध गया से प्राप्त हुई थी हम लोगों को। उसी बोध वृक्ष की शाखा जहाँ भगवान ने ज्ञान प्राप्त हुआ, जिस बोध वृक्ष के नीचे। और प्रतिदिन हम लोग इस बोधि वृक्ष को सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, और यहाँ बुद्ध वंदना पहले कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग अंदर आकर के अपना जो है पूजा वंदना करते हैं। ये जो इमारत है आपकी धम्म शिक्षण केंद्र, इसको कई जगहों से देखने से अलग अलग चीज़ों का एहसास हो रहा है। जैसे इसका डोम है, ये अलग तरीके से दिख रहा है, ये जो खिड़कियाँ बनी हुई हैं वो अलग तरीके से, चक्र। तो ये आपके मन में कैसा है, किस तरीके से बनाना है? ये कहीं का स्टाइल है या फिर बौद्ध धर्म, इसका क्या महत्व है? एक्चुअली हमें धम्मा लर्निंग सेंटर बनाना था। एक तरह से बौद्ध धर्म से संबंधित बिल्डिंग है, तो प्रयास था कि बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर इसमें दिखनी चाहिए। तो इसका जो विंडो है हम लोगों ने नालंदा और अजंता से कॉपी किया हुआ है, और जो यहाँ का डोम है इसको हम लोगों ने सांची से कॉपी किया हुआ है। आप ऊपर देख रहे होंगे धम्म चक्र है, दोनों तरफ हिरन है। ये जो धम्म चक्र है ये सारनाथ, प्राचीन सारनाथ का लोगो है। अच्छा। तो हमने उसको भी यहाँ दिया हुआ है, और बाहर से कोई व्यक्ति जाए तो उसको देखने से ही पता चल जाए कि बुद्ध विहार है। तो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि यहाँ जो बना है जिस तरीके से, और जितना भव्य, मैं कैमरे से देखना, आंखों से देखने में फ़र्क होता है, मैं देख रहा हूँ, और जितना भव्य ये बन पड़ा है वो शानदार है निश्चित तौर पे। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। ये हमारा डाइनिंग स्पेस है, और लगभग 4,000 स्क्वायर फीट का डाइनिंग स्पेस है। जब यहाँ कोई प्रोग्राम होते हैं तो 400-500 लोग जब आ जाते हैं तो कोशिश रहती 2 बार में उनको यहाँ खाना खिला दिया जाए। और इधर कुछ 9 कमरे बने हुए हैं। अच्छा। ये भगवान बुद्ध की पहली प्रतिमा है सेंटर में। अच्छा। और हम लोग इसी भगवान बुद्ध की प्रतिमा से शुरू किए हैं सेंटर। और ये जो स्पेस है ये बिल्डिंग से बाहर है, और ये सेंटर धम्मा लर्निंग सेंटर 4 फ्लोर बन चुका है, 4 मंजिला, और हर मंजिल पे भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित है। अच्छा, इसी जगह पे, यहाँ इसके ऊपर हर फ्लोर पे। जी, मतलब आपने एक स्थान भगवान बुद्ध के लिए तय कर दिया है कि वो पूरा स्पेस उनके लिए रहेगा। जी, भगवान बुद्ध के लिए रहेगा, और भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 प्रमुख घटनाएं हुई हैं। उनका जन्म, उनका बोधि लाभ, उनका प्रथम उपदेश और उनका महापरिनिर्वाण। तो प्रयास है कि उनकी जो 4 मुद्राएं हैं वो हर फ्लोर पे एक मुद्रा, उनको हम लोग उसी मुद्रा की मूर्ति रखेंगे। जी, तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं दूसरे फ्लोर पे, और वहाँ पे क्या है, क्या हो रहा है वो आपको बताते हैं। अशोक जी, अभी हम लोग दूसरे फ्लोर पे हैं जी, और इस फ्लोर पे हमने धम्मा हॉल बनाया हुआ है। ये धम्मा हॉल लगभग 6,000 स्क्वायर फीट का है। अच्छा। और इसमें सुबह शाम पूजा वंदना करते हैं हम लोग, शाम को मेडिटेशन करते हैं, साथ ही साथ जो भी हमारे धार्मिक प्रोग्राम होते हैं उसको हम इसी में करते हैं। और इसमें भगवान बुद्ध की जो भव्य प्रतिमा है वो धम्मचक्र मुद्रा में बनी हुई है। इसी मुद्रा में भगवान बुद्ध ने सारनाथ में पंचवर्गीय लोगों को उपदेश किया है। अशोक जी, अब हम लोग ऊपर चल रहे हैं, पहली मंजिल पे चल रहे हैं। वहाँ आवासीय परिसर है, और इस ऊपर जाने के लिए 4 फ्लोर का है, तो हम लोग यहाँ लिफ्ट का भी प्रोविज़न दे रहे हैं। वो भी, हाँ, भविष्य में लिफ्ट लगाएंगे ताकि जो
वृद्ध लोग हैं जी और जिनको चलने में दिक्कत है, वो लोग बहुत आराम के साथ लिफ्ट के द्वारा चले जाएंगे ऊपर। ये आवासीय परिसर है। अच्छा दोनों तरफ कमरे बने हैं, लगभग 16 कमरे हैं इसमें। जी एक कमरे में 2 लोगों के रहने की व्यवस्थाएं हैं। ये एक कक्ष है, इस तरह से कमरे हैं, डबल बेड हैं और एक कमरे अटैच बाथरूम हैं। सारे कमरे अटैच बाथरूम हैं। ये जो आप लाइब्रेरी का स्पेस देख रहे हैं, हॉल देख रहे हैं, लगभग 1360 स्क्वायर फीट का ये हॉल है। इस तरह से हमारे पास 3 हॉल हैं। इस यहाँ है, इसके ऊपर है और हम यहाँ पे 3 लाइब्रेरी बना रहे हैं। एक रिलीजियस लाइब्रेरी बना रहे हैं जहाँ बौद्ध धर्म से के साथ साथ अन्य धर्मों के जो उनके ग्रंथ है उसको रखेंगे। कंपैरेटिव हिस्ट्री भी लोग यहाँ कर सकेंगे। और उसके ऊपर हम लोग एक सोशल लाइब्रेरी बना रहे हैं। उसमें जो लेखक हैं, जो साहित्य हैं, दलित साहित्य हो गया, अम्बेडकरवादी साहित्य हो गया, प्रगति साहित्य हो गई और भी साहित्य हैं। तो ये कितने फ्लोर का है? अभी 4 फ्लोर का है ये? हाँ, अभी 4 फ्लोर बनकर के यहाँ तक कंप्लीट है? यहाँ तक कंप्लीट हुआ है, अभी 2 फ्लोर ऊपर है। तो उसके ऊपर जो 2 फ्लोर जिस पे काम चल रहा है उस पे क्या क्या करने की योजना है और कितना काम हो गया है? उसके ऊपर भी आवासीय परिसर है, वहाँ भी 18 कमरे हैं, अभी काम चल रहा है, उस पर फिनिशिंग का काम चल रहा है। और उसके ऊपर क्लासरूम है। तो वहाँ पे एक लाइब्रेरी और मुझे बनाना है, वो एकेडमिक लाइब्रेरी बनाना है। वो बेसिक्स से लेकर के जितने भी कंपटीशन हैं, जो है हायर एजुकेशन से संबंधित सारे जो कोर्स से संबंधित ग्रंथ हैं, किताबें हैं, सामग्री हैं, सब हम लोग इसमें रखेंगे। जो लोग संसाधन विहीन हैं, जो किताबें नहीं ले सकते हैं, उनको हम वहाँ से सारी चीज़ें उपलब्ध कराएंगे। सारी मटेरियल। मुझे ये बताइए कि जैसे ये धम्म शिक्षण केंद्र है तो यहाँ अभी कितने बच्चे रह रहे हैं और वो बच्चे क्या यहाँ पे सिर्फ धम्म की पढ़ाई करते हैं या फिर उनकी दिनचर्या कैसी होती है? नहीं, यहाँ पे जो अभी तो लगभग 15-20 लोग हैं यहाँ पे। ये हम लोग 2012 से इसको रन कर रहे हैं। हर साल 10-20 लोग यहाँ आते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ से निकल करके इस यूनिवर्सिटी में है इस समय। यहाँ पे 2 तरह की शिक्षा दी जाती है। हम इस कैंपस में रिलीजियस शिक्षा देते हैं। बाकी सामान्य शिक्षा के लिए हमारे सारे जो बनते लोग हैं वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। और यहाँ के स्कूलों के साथ साथ कॉलेजों में लोग जाते हैं, यूनिवर्सिटियों में जाते हैं। और हम लोगों ने एक और अवसर दिया है कि जिनमें क्षमता है वह अगर विदेश जाना चाहे तो हम लोग विदेश भी भेजते हैं। उनको क्या सुविधाएं मिलती है यहाँ पे? और आप क्या उनका कोई फीस भी होता है? नहीं, यहाँ कोई फीस वगैरह नहीं है, पूरी तरीके से निःशुल्क है। और रहना खाना सब निःशुल्क? खाना सब फ्री है। वहाँ यहाँ पे मेस है और किसी से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। और एक प्रयास है कि जो वंचित वर्ग है, वो चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, अगर वो हमारे यहाँ आता है तो हम उनको अवसर देंगे अगर उनमें क्षमता है। ये जो आप देख रहे हैं सब ये ग्रंथ हैं, ये त्रिपिटक के अंतर्गत जो ग्रंथ आते हैं वो सब हैं। और लगभग 140 वॉल्यूम्स हैं इसमें त्रिपिटक साहित्य है, अनुपिटक साहित्य है, अट्ठकथा साहित्य है। मूल पाली में है, कुछ हिंदी अनुवाद हैं, उधर PTS का अंग्रेजी अनुवाद है। तो यहाँ पे पाली में भी त्रिपिटक उपलब्ध है, हिंदी में भी त्रिपिटक उपलब्ध है, अंग्रेजी में उपलब्ध है। अशोक जी, अभी हम लोग 3रे मंजिल पे आ गए हैं और यहाँ पे जो मैं बता रहा था कि फिनिशिंग का कार्य चल रहा है, तो अभी इसी पे चल रहा है। और इसके पीछे भी क्लासरूम है। अच्छा। लाइब्रेरी में जिसकी बात कर रहा था, इसके ऊपर भी है। तो ये कितने कमरे यहाँ पे हैं दोनों तरफ? यहाँ पे भी 18 कमरे हैं। तो कुल मिलाकर 36 कमरे आपके तैयार हो जाएंगे? 36 कमरे यहाँ, 9 कमरे नीचे हैं। 9 कमरे नीचे, तो लगभग 40 से 45 हो गए। हाँ, 45 कमरे हैं यहाँ पे और 5 बड़े बड़े हॉल हैं। और अभी ये सबसे टॉप है, मतलब छत है ये। और आप देख सकते हैं कि पूरा ये शिक्षण संस्थान है, ये पूरा सोलर सिस्टम पे, जो आज के वक्त की ज़रूरत भी है, उस पे बना हुआ है। दोनों तरफ सोलर प्लेट्स लगे हुए हैं और पूरा यहाँ की जो भी बिजली होती है वो सोलर से मिलती है। और एक आधुनिक शिक्षण केंद्र है। और इसके ऊपर भी और क्या बनवाने की योजना है? आप क्या बता रहे थे कुछ? नहीं, अभी तक तो बहुत कुछ योजना नहीं है, लेकिन उधर क्लासरूम है हमारा। क्लासरूम मतलब इसके ऊपर भी छत कराने की योजना है? अभी बस इसको जो जीने का है, अभी जीने का ही हम कंप्लीट करेंगे जी। पानी कई बार नीचे जाता है तो अभी उसी को कंप्लीट करने का इच्छा है।
बहुत शानदार बना है आपका, आपने जो भी घुमाया और जो भी हमने देखा है, एक शानदार शिक्षण केंद्र बौद्धों के लिए तो बहुत गर्व की बात है, अम्बेडकरवादियों के लिए कितना शानदार। और सारनाथ में मुझे लगता है कि सारनाथ में ये इकलौता है ऐसा संस्थान, ऐसा केंद्र। नहीं, सारनाथ में बाहर के बहुत सारे बुद्ध विहार हैं, लगभग 22 देशों के बुद्ध विहार हैं, लेकिन भारत के लोगों का नहीं था। इसलिए जब हम कभी सारनाथ आते थे तो या अभी भी जो लोग आते थे, चाहे भिक्खु लोग हों, भिक्खुनी हों, उपासक उपासिकाएँ हों, तो उनके रहने का भी एक बड़ी समस्या थी कि हम कहाँ जाकर रहेंगे, किससे मिलेंगे। इस सेंटर बन जाने के बाद वो भी समस्या ख़त्म हो गई है और भारतीय लोगों का एक बड़ा सेंटर तो है ये सारनाथ का। अच्छा, आपने कब चीवर धारण किया और उसका क्या उद्देश्य है? आप सारनाथ के ही हैं या फिर कैसे, आपके जीवन की जर्नी क्या है? अशोक जी, वैसे हमारे जीवन की कोई विशेष तो ऐसी जर्नी है नहीं, लेकिन मेरी प्रवज्जा बहुत पहले हो गई थी। मैं 5वीं पास किया था, 10 साल का था, तो मैं कुशीनगर बुद्ध विहार में वहाँ पे हमको भेज दिया गया था कि वहीं पूरी पढ़ाई करेंगे। वहाँ मैंने 1995 में दीक्षा ली और इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई मैंने वहाँ पे की। बाद में बीए करने मैं नालंदा चला गया, बनारस से मैंने पीजी किया, नागपुर से मैंने पीएचडी के लिए एडमिशन लिया था। तो इस वजह से चलता रहा और फिर लगा कि अब पढ़ाई लिखाई हो गई है, अब बचा हुआ जीवन बुद्ध धर्म के लिए लगाना है। बाबा साहब हमें कहकर गए थे बुद्धमय भारत बनाना है, तो जब तक जीवन रहेगा, जीवन की अंतिम सांस रहेगी, तो बाबा साहब के उसी उद्देश्य को पूरा करते रहेंगे। जी। अच्छा, आप और क्या योजना है भविष्य की? जैसे ये तो इमारत खड़ी हो गई, ऑलमोस्ट 80% जो आपकी सोच थी वैसे बन चुकी है ना? और निसंदेह और जो हमारे बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं और तमाम लोगों के सहयोग से ये चीज़ें और जल्दी ही आकार ले लेगी, जो भी काम बचा हुआ है। लेकिन इसके बाद की क्या योजना है आपकी? अशोक जी, ये सेंटर जब बन रहा था तो उस समय मेरे मन में एक था, बाबा साहब सन 56 में जब सारनाथ आए थे तो बाबा साहब यहाँ कह कर गए थे कि सारनाथ में बौद्ध विश्वविद्यालय बनना चाहिए। और ये सेंटर बनाते बनाते मैंने संकल्प लिया था जब ये सेंटर पूरा हो जाएगा तो सारनाथ के आसपास कहीं ज़मीन देखेंगे, बड़ी ज़मीन ले लेंगे और वहाँ पे कॉलेज करेंगे। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम इतने लोगों को तैयार कर लेंगे, इतने लोगों को जोड़ लेंगे, बाद में हम लोग वहाँ पे यूनिवर्सिटी का सपना पूरा करेंगे जो बाबा साहब ने कहा था। संयोग कह लीजिए या बुद्ध धर्म का अपना एक बल कह लीजिए, सकारात्मक ऊर्जा कह लीजिए। ये सेंटर का लगभग 80% जब काम पूरा हुआ तो ऐसे कुछ लोगों से मैं चर्चा कर रहा था कि हमें एक बड़ी ज़मीन लेनी है। तो हमारे कुछ उपासक लोग हैं यहाँ से 50 किलोमीटर दूर मिर्ज़ापुर में एक ज़मीन लोगों ने हमें बताया। हम भी वहाँ गए, वो ज़मीन लगभग 27 एकड़ है। वो ज़मीन पसंद कर लिया हम लोगों ने। अब हमारा सपना है कि उसी 27 एकड़ में हम लोग यूनिवर्सिटी का कार्य प्रारंभ करेंगे। और भी ज़मीनें हम लोग अगल बगल देख रहे हैं, तो प्रयास है कि 100 एकड़ के आसपास हमारे पास ज़मीनें हो जाएं। और जो बाबा साहब ने हमें कहा था कि बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी के लिए उसको बनाएंगे, तो आजकल मैं उसी दिशा में लगा हुआ हूँ। जो हमारे संपर्क के लोग हैं, मैं उनके पास जा रहा हूँ, लोगों से मदद मांग रहा हूँ और कह रहा हूँ कि एक अपना उद्देश्य बता। हाँ, उद्देश्य बता रहा हूँ। एक धम्मा लर्निंग सेंटर बन गया है और मेरा जो बचा हुआ जीवन है अभी उसी के लिए लगाना है। तो मतलब अगले चरण में एक बौद्धों का विश्वविद्यालय बनाना है और उसके लिए ज़मीन आपने ले ली है, बाकी आगे बढ़ना है उसमें। हाँ, ज़मीन हमने ले लिया, उसका मैंने एग्रीमेंट भी कर लिया है, उसकी रजिस्ट्री होनी बाकी है। तो ये सारा काम जो होता है किसके, कोई सोसाइटी है वो करती है या फिर कैसे होता है? जी अशोक जी, जब मैं सरकार में था तो मैंने उसी समय संकल्प ले लिया था कि ये जो हमें पद मिला है ये इसके लिए मैंने कोई तैयारी नहीं करी थी, वो किन्हीं कारणों से मिल गया था। तो मैंने सोचा कि जो इससे जो भी हमें संसाधन उपलब्ध होंगे उसको हम सेव करेंगे और सेव करने के साथ साथ उसको ये समाज का पैसा है, ये समाज का धन है, तो समाज के लिए लगाएंगे। फिर हम लोगों ने एक सोसाइटी बनाई, सारनाथ महाविहार धम्म शिक्षण समिति, और उस समिति के नाम से ज़मीन भी खरीदी। उस सोसाइटी के नाम से धम्मा लर्निंग सेंटर भी बना है और जो हम लोग मिर्ज़ापुर में ज़मीन एग्रीमेंट किए हैं वो सोसाइटी के नाम से भी किए हैं और सोसाइटी ही उसको यूनिवर्सिटी बनाएगी। मुझे लगता है कि हम भिक्खु लोग हैं, जब सब कुछ त्याग करके आए हैं
तो हमें अपने व्यक्तिगत नामों से, अपने परिवार के नामों से, अपने किसी उपासक के नाम से कुछ नहीं करना चाहिए। अगर कहीं ऐसा कुछ होता है तो दुर्भाग्य ही होगा। जी जी। तो जो लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, है ना, या फिर आप लोगों को जोड़ रहे हैं, तो कैसे जुड़ सकते हैं आपसे? अशोक जी, मैं जिसके पास भी जाता हूँ और यहाँ जो सेंटर में भी लोग आते हैं, मैं सबसे कहता हूँ कि सेंटर हम नहीं बनाए हैं और हम बना भी नहीं सकते थे। हमारे जैसे बहुत सारे लोग जुड़े तब जाकर के सेंटर बना है। और यूनिवर्सिटी भी अगर हम लोग शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पे यूनिवर्सिटी हम अकेले नहीं बना सकते हैं, लेकिन अगर हमारे विचारधारा के लोग, आप जैसे लोग, अगर हम 1000 लोग मिल जाते हैं, 1000 लोगों को जोड़ लेते हैं, तो यूनिवर्सिटी हम 20 साल में बना ले जाएंगे। तो उन्हीं 1000 लोगों की तलाश है जो हमारे विचारधारा के लोग हों और हमारे जैसे सोच रखते हों, आप जैसे सोच रखते हों। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से ये धम्मा लर्निंग सेंटर एक बहुत कम वक्त में इतना खूबसूरत लर्निंग सेंटर तैयार हुआ है, और उसी तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार फिर जब हम मिलें तो कहीं ना कहीं जो बौद्ध यूनिवर्सिटी की बात आप कह रहे हैं उसका भी काम हम देखने आए, उसकी भी रिपोर्ट करें और उसको भी आगे बढ़ता हुआ देखें। और निश्चित तौर पे ये जो काम हुआ है, मैंने इस काम को शुरू से देखा है, और भंते चंद्रिमा जी जिस लगन से काम कर रहे हैं और जिस तरीके से बुद्धिज़्म के लिए काम कर रहे हैं, जीवन अपना इन्होंने समर्पित किया है। देश में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने लोगों को जोड़ा और उनके जरिए जो तथागत बुद्ध या फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक सपना देखा था खास तौर पे भारत को बुद्धमय बनाने का, उसकी दिशा में ईमानदारी से लगे रहे हैं। तो आप लोगों भी जब सारनाथ आइए तो सारनाथ रेलवे स्टेशन के बहुत पास ही में, ये कौन सा इलाका है ये? रेलवे स्टेशन के पास में पावर हाउस है। हाँ। और पावर हाउस के अपोजिट धम्मा लर्निंग सेंटर है। जी। तो जब भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपकी रुचि है कि आप आए भंते चंद्रिमा जी से मिलें, ये जो करना चाह रहे हैं उसमें सहयोग करें, तो सारनाथ रेलवे स्टेशन के बहुत पास 2-3 किलोमीटर के पास ही एक ये पावर हाउस है जो स्टेशन से मात्र 500 मीटर की दूरी पे है सारनाथ स्टेशन से। और पावर हाउस है ये जो बिजली विभाग का दफ्तर है, ठीक उसके अपोजिट धम्मा लर्निंग सेंटर है। यहाँ पे आए, मिले और निश्चित तौर पे इस मुहिम में जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। और जो भी हमारे जो दर्शक हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम।